सभी का आशा संवाद के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आपके प्रतिदिवस के कार्यों में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं टीकाकरण पर। तो बहनों, हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ पुरोहित, उप संचालक टीकाकरण कार्यक्रम को, जो हमें टीकाकरण की महत्ता, अद्यतन वैक्सीन शेड्यूल और फील्ड में आने वाली चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार। आशा संवाद के इस एपिसोड में सभी आशा बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है टीकाकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीकाकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य टीकों के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से माताओं एवं बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत 11 प्रकार के टीके दिए जाते हैं जो बच्चों को 12 प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम से बाल मृत्यु दर में लगभग 18% की कमी लाई जा सकती है। टीकाकरण कार्यक्रम में आशा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा का मुख्य कार्य हितग्राहियों की पहचान करना, जन जागरूकता बढ़ाना, टीकाकरण सत्रों में सहयोग प्रदान करना, व्यापक प्रचार प्रसार करना, समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, भ्रांतियों को दूर करना तथा छूटे हुए बच्चों की पहचान कर संपूर्ण टीकाकरण कराना है। टीकाकरण कार्यक्रम में आशा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी सक्रिय सहभागिता से ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा टीकों से वंचित ना रहे। नमस्कार। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के लिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे टीकाकरण के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि कक्कड़। आज मैं आपको टीकाकरण के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगी। क्या आपका 5 साल से छोटा बच्चा है? क्या आप उसको समय से सारे टीके लगवाते हैं? हर साल हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अपने पहले जन्मदिन से पहले ही गुजर जाते हैं। दुख की बात तो ये है कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को मौत से बचाया जा सकता है। पता है कैसे? अगर हम इन बच्चों को समय से जानलेवा बीमारियों से बचने के टीके लगवा दें तो इनको बचाया जा सकता है। टीके लगने से बच्चों में इन जानलेवा बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है और बच्चा सुरक्षित रहता है। समझदार माता पिता अपने बच्चों को हमेशा समय से टीकाकरण कराते हैं। पहला टीका बच्चे को जन्म के समय ही लग जाता है। अगर बच्चे का जन्म किसी अस्पताल में हुआ हो तो टीका वहीं पर लग जाता है, लेकिन अगर बच्चा घर पर पैदा होता है तो माँ बाप को उसे अस्पताल या किसी बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाकर ये टीका लगवा देना चाहिए। कुल मिलाकर 5 साल में 7 बार टीका लगवाने जाना होता है। हर बार अलग अलग टीके लगते हैं जिनके बारे में टीकाकरण कार्ड पर लिखा होता है, लेकिन याद रहे, पहला साल सबसे जरूरी है। पहली बार टीका जन्म के समय लगता है, दूसरी बार टीका जब बच्चा 1.5 महीने का हो तब, और तीसरी बार जब बच्चा 2.5 महीने का हो तब, और चौथी बार 3.5 महीने का होने पर, और 5वां जब बच्चा 9 महीने का हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल में ही 5 बार टीके लग जाते हैं। याद रहे, जन्म पर 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह और 9 माह पर, छठी बार 1.5 साल की उम्र पर और 5 साल की उम्र पर 7वीं बार टीके लगते हैं। याद रहेगा ना आपको? कैलेंडर पर निशान जरूर लगाएं ताकि आप हमेशा समय से टीके लगवाएं। जब भी बच्चे को सुई द्वारा टीके लगते हैं तब हो सकता है कि जहां सुई लगी हो वहां थोड़ी सूजन या लाल निशान पड़ जाए। चिंता की कोई बात नहीं, ये अपने आप ही चला जाएगा। आप चाहे तो ठंडा पानी या बर्फ का सेक भी कर सकते हैं। कभी कभी टीके के बाद हल्का बुखार भी आ जाता है। इसके लिए एएनएम बहन जी या आशा दीदी आपको दवा देंगी, जो माँ के दूध में गर्म पानी में साफ किए हुए कटोरी चम्मच से ही बताई हुई मात्रा में अपने बच्चों को दी जानी चाहिए। बच्चों का चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। अक्सर मैंने देखा है कि कोई ना कोई वजह से माँ बाप बच्चों को टीका लगवाना भूल जाते हैं। कभी काम पर जाना है, कभी कोई घर पे नहीं है और मैं अकेले नहीं जा सकती टीकाकरण के लिए, या फिर मायके गई और कार्ड भूल आई।
देखिए, बच्चों के लिए टीकाकरण उतना ही जरूरी है जितना माँ का दूध, बल्कि टीकाकरण से ज्यादा जरूरी और कोई काम हो ही नहीं सकता। टीकाकरण आपके बच्चों को सुरक्षित रखता है और जानलेवा बीमारियों से बचाता है। अगर बाहर जा रहे हैं तो टीकाकरण कार्ड साथ में रख लें। बस समय से जरूर टीके लगवाएं। हर टीके के बाद आपके कार्ड पर अगले टीके की तारीख बता दी जाती है। टीकाकरण आपके घर के पास ही होता है और उसकी तारीख भी पहले से ही पता होती है, तो फिर ऐसी गलती क्यों? एक टीके के छूटने पर पहले टीके का भी असर कम हो जाता है। ऐसे में बच्चा बीमार पड़ सकता है। बचपन में आई कमजोरी या कोई बीमारी उसे जिंदगी भर परेशान कर सकती है। आशा बहन तो आपको टीकाकरण से पहले घर आकर बताएंगी, पर ये जिम्मेदारी माँ बाप, परिवार के सदस्य और समाज सबकी है। आपको अपने बच्चों को बताए हुए तारीख पर टीकाकरण केंद्र पर लेकर जाना है। ये आपके घर के आसपास ही होगा। ज्यादातर टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र पे ही लगाए जाते हैं। सरकार इन महंगे टीकों को आप तक मुफ्त पहुंचाती है, जिससे आपके बच्चे स्वस्थ रह सके। टीकाकरण के बारे में आप कोई भी जानकारी आशा या ANM से ले सकते हैं। आपको हर हाल में अपने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना है। ये उसके भविष्य का सवाल है। ये कार्ड आपको जरूर मिला होगा। इस कार्ड पर माँ और बच्चे की पूरी जानकारी है। बच्चा कब पैदा हुआ, उसे कौन सा टीका कब लगा, कौन सा अगला टीका लगना है, उसका वजन, वह सही तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, कोई कमजोरी तो नहीं है। सब जानकारी इस कार्ड में है। इस कार्ड को हमेशा संभाल कर रखें। ये गीला ना होने पाए, ना ही कटे फटे और ना ही जले। जब भी कभी अपने घर से काम या रिश्तेदारी की वजह से बाहर जाना पड़े तो इस कार्ड को अपने साथ लेकर ही जाएं। इसी कार्ड को देखकर ये जानकारी मिलेगी कि बच्चे को कब कौन सा टीका लगा या लगवाना है। याद रहे, बच्चे के टीकाकरण से जरूरी कोई भी काम नहीं। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। उम्मीद है ये वीडियो आपको टीकाकरण से जुड़े व्यवहार, चुनौतियों और समाधान को बेहतर समझने में मदद करेगा। अब समय है एक प्रेरक कहानी का। ये कहानी है छतरपुर जिले के बिटावर विकास खंड के ग्राम कुपिया की आशा श्रीमती मत्तो यादव की, जिसने अपने गाँव की रूढ़ियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और परिवार की सोच बदल दी। ग्राम कुपैया की आदिवासी हितग्राही दिल्ली में प्रसव कराने के कुआं पूजन की रस्म कराने के लिए गांव आई थी। आशा श्रीमती मत्तो यादव को जानकारी मिलने पर उनके यहाँ प्रसव गृह भ्रमण के लिए गयी। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि प्रसूता को चक्कर आ रहे हैं और वे उदास बैठी है। शिशु भी बहुत कमजोर हो गया है। पूछने पर पता चला कि उसे पिछले 3 दिन से ना तो भोजन ही दिया गया है और ना ही नवजात शिशु को स्तनपान कराने दिया गया है। जब आशा ने परिजनों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ की कुआं पूजन की ये रस्म जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रसूता को ना तो कुछ खाने को दिया जाएगा और ना नवजात को माता का दूध ही पिला सकते हैं। आशा ने सास, उसके पति तथा घर के अन्य सदस्यों को बताया कि यदि नवजात को तत्काल माँ का पहला दूध नहीं पिलाया गया तो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। वह भूखा रहेगा तो उसे और ज्यादा कमजोरी आएगी। इस वजह से शिशु को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इस प्रकार प्रसूता के लिए भरपेट भोजन जरूरी है, क्योंकि शिशु के जन्म के समय हुए रक्त हानि से वे कमजोर हो गई है और यदि उसकी कमजोरी बढ़ गई तो ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य के साथ साथ शिशु के स्वास्थ्य पर भी खराब असर होगा। परिवार जब नहीं माना तो आशा श्रीमती मत्तो ने अपना धीरज नहीं खोया। प्रयास जारी रखते हुए परिजनों तथा प्रसूता को स्तनपान के महत्व के बारे में समझाया। उसने पुराने उदाहरणों से बताया कि कैसे पहले इस तरह की रूढ़ियों की वजह से माँ और नवजात शिशु खतरे में आ जाते थे और अक्सर
अपनी जान गंवा देते थे। बहुत सारे प्रयोगों और शोध के बाद सरकार ने ये नियम बनाया है कि नवजात शिशु को जन्म के तत्काल बाद स्तनपान कराया जाए। साथ ही प्रसूता को प्रसव के बाद से ही हर तरह का पौष्टिक भोजन खिलाया जाए। गांव के ही अन्य दूसरे परिवारों के बारे में बताया कि उन्होंने इस तरह की रूढ़ियों को नहीं माना और अस्पताल में ही नवजात शिशु को तत्काल स्तनपान कराया व प्रसूता को अस्पताल से मिले भोजन को खिलाया है। वे आज भी स्वस्थ और खुशहाल हैं। परिवार को ये समझाया कि कोई भी रीति रिवाज या परंपरा इसीलिए बनाई जाती है कि नवजात और प्रसूता की जिंदगी सुरक्षित रहे, लेकिन उस समय भी प्रसूता और शिशु की मृत्यु किसी न किसी बीमारी और संक्रमण की वजह से हो जाती थी। वर्तमान समय में जब चिकित्सा सुविधा हर जगह उपलब्ध है तो अब जीवन को इस तरह के खतरे नहीं रह गए हैं। परिवार ने इस तर्क संगत बात को माना और नवजात को तत्काल स्तनपान कराया व प्रसूता को हल्का और पौष्टिक भोजन कराया। इस तरह आशा ने अपने धीरज और प्रयास से एक परिवार का व्यवहार परिवर्तन कर प्रसूता और नवजात शिशु को खतरे में जाने से बचा लिया। आशा कार्यक्रम की यही सार्थकता है कि समाज में फैली कुरीतियों एवं रूढ़ियों को दूर करे, जिसे हमारी इस आशा बहन ने कर दिखाया। अब हमारा अगला चरण है प्रश्न उत्तर सत्र का। हमारी आशा बहनों ने पिछले एपिसोड में PCPNDT एक्ट के विषय में कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिसका समाधान हमारी विषय विशेषज्ञ सुश्री अनुजा गुलाटी, कार्यक्रम प्रबंधक विशेषज्ञ UNFPA करेंगी। 20 सप्ताह तक गर्भावस्था का गर्भपात कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन यदि गर्भावस्था 20 हफ्ते से अधिक हो जाए और महिला किसी कारणवश गर्भपात कराना चाहती हो तो ऐसी स्थिति में उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? हमारे देश में गर्भपात 20 सप्ताह तक 4 परिस्थितियों में कानूनी रूप से मान्य है। पहला, अगर गर्भावस्था की वजह से गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को खतरा या जोखिम हो। दूसरा, अगर गर्भावस्था बलात्कार की वजह से हुई हो जो महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाले। तीसरा, अगर भ्रूण में गंभीर असामान्यता का जोखिम हो। और चौथा, अगर गर्भावस्था गर्भ निरोधक साधन की विफलता के वजह से हो। 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सहमति से गर्भपात हो सकता है। 2021 में गर्भपात कायदे में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और इन अमेंडमेंट्स के चलते 20 से 24 हफ्ते में भी गर्भपात 2 डॉक्टरों की सहमति से किया जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। ये कंडीशंस हैं, अगर गर्भावस्था बलात्कार की वजह से हो, अगर महिला विकलांग हो, अगर महिला माइनर या नाबालिग हो, या गर्भावस्था के दौरान अगर महिला की वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, जैसे कि वो विधवा हो गई हो या उसका तलाक हो गया हो। 2021 में हुए अमेंडमेंट्स के हिसाब से 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात करवाया जा सकता है अगर भ्रूण में गंभीर असामान्यता हो, लेकिन इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड की सहमति की जरूरत है और हर राज्य का दायित्व है कि वो एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी, गर्भपात की सेवाएं हर महिला को गोपनीयता के साथ मिलनी चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कब और कितनी बार सोनोग्राफी करानी चाहिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार गर्भावस्था में सोनोग्राफी 3 बार करवाई जा सकती है। पहली तिमाही में 11 से 14 सप्ताह के बीच गर्भ की तिथि और स्थिति निर्धारण करने के लिए, दूसरे तिमाही में 18 से 22 सप्ताह के बीच भ्रूण में असामान्यता जांच करने के लिए और तीसरी तिमाही में ब्रीच प्रसव या विकास संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए।
जब समुदाय में लोग लड़का लड़की के बारे में सवाल पूछते हैं तो आशा कार्यकर्ता को क्या जवाब देना चाहिए ताकि कानून का उल्लंघन भी ना हो और सही संदेश भी जाए। अगर गर्भवती महिला या परिवार का कोई सदस्य बच्चे के लिंग के बारे में संकेत या दबाव डालता है तो आशा को कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए? जब समुदाय में लोग लड़का लड़की जांच के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहला संदेश जो आप देंगी वो ये है कि गर्भधारणा पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन करवाना दंडनीय अपराध है। लिंग चयन करने और करवाने वाले दोनों को सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। दूसरा संदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम लड़कियों को बोझ ना माने, हम लड़कियों के साथ भेदभाव ना करें, हम उन्हें सम्मान अवसर दें। कैसे? ये सुनिश्चित करके कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पूरी कर सकें, उन्हें कौशल प्रशिक्षण मिले, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता तक उनकी पहुंच हो जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो कुछ भी करने में सक्षम होंगी। ग्राम स्तर पर PCPNDT कानून की जानकारी देने के लिए आशा कौन कौन से सरल संदेश इस्तेमाल कर सकती हैं? कुछ सरल संदेश जो आप समुदाय में दे सकती हैं वो हैं: बेटियों को स्नेह, शिक्षा, पोषण और अवसरों का बराबर अधिकार है। दूसरा, गर्भधारणा पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन दंडनीय अपराध है। तीसरा, बेटियों को सम्मान अवसर दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। और चौथा, बेटियां पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। इस बार के एपिसोड के लिए आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका समाधान करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। मैं आप सभी आशा बहनों को बहुत बधाई देता हूं। देश के जिस महान कार्य में आप सब निष्ठा और लगन से काम कर रही हैं, मैं उस भावना का सम्मान करता हूं। हम हैं आशा, हम हैं आश, हम हैं गांव की शान। स्वस्थ हो जन जन यही हमारा काम। बहनों, अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें और अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगी। आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते के लिए।